नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने जब गज़ा पे वहशियाना हमले शुरू किए तो पूरी दुनिया में गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। पहली बार सोशल मीडिया की वजह से इसराइल को सख्त मुखालफत का सामना देखना पड़ा। पूरी दुनिया में एहतजाज हुए, बड़े शदीद एहतजाज हुए। इवन जो रिजिड या आप कह लें ऑर्थोडॉक्स ज्यूज थे वो भी सड़कों पर निकले और इसराइल के बहुत से हमैती भी सड़कों पर निकले और दुनिया में इस कदर उभार इसराइल के इक़दामात के खिलाफ पहले कभी देखने में ना आया था। और ना ही मेरा ख्याल है कि इसराइल के जो हुक्मरान हैं वो ये कभी सोच भी सकते थे कि उनके खिलाफ दुनिया में इस कदर शदीद मुखालफत की लहर उठेगी। अब जो वो मुखालफत की लहर थी वो अब सर्द पड़ चुकी है। अब दुनिया उसको एक रूटीन के मामले के तौर पर देख रही है। लेकिन आज भी फ़लस्तीन पर या गज़ा पर इसराइल का जेनोसाइड जारी है, वहशियाना बमबारी जारी है और रोज़ाना बच्चे, औरतें, बूढ़े और नौजवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। मुस्लिम हुक्मरानों ने इकट्ठे होकर जज्बाती तकरीरें की और अपने अपने मुल्कों को लौट गए और उन्होंने अब सुख का सांस लिया होगा कि अब जो अवामी गुस्सा है वो उनके खिलाफ सर्द पड़ चुका है। वो इस बात पे ही मुतमिन होंगे कि उन्हें इसराइल के और गज़ा के इशू पर अवामी गज़ब का अब उस शिद्दत से सामना नहीं करना पड़ रहा। उन्होंने वहाँ जो जज्बाती तकरीरें की वो एक बंदर की मिसाल जो वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाता है और कहता है कि मेरे बस में जो था मैंने कर लिया, अब आगे जो फ़लस्तीन है उनके लोगों के नसीब। यानी उन्होंने फ़लस्तीन के लोगों को उनके नसीब पर छोड़ दिया है। अब आम जो लोग हैं वो भी इस मामले में इतनी शिद्दत, उनके जो गुस्सा था या उसमें जो वो एहतजाज कर रहे थे उसमें शिद्दत में कमी आ चुकी है। ये इंसानी फितरत है कि जब कोई चीज़ सामने, जुल्म व बर्बरियत सामने आती है तो उसके खिलाफ शदीद रद्द अमल पैदा होता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता सर्द पड़ता चला जाता है क्योंकि वो हर आदमी जो देखने वाला है उसका ये अपना ज़ाती मसला नहीं होता। ये एक मखसूस जो लोग वो उस जुल्म को सह रहे होते हैं या जो उस जेनोसाइड का सामना कर रहे होते हैं, ये इशू इस असल में उनका इशू होता है। या वो जो दूसरे मुसलमान ममालिक में बसने वाले मुसलमान हैं और जो उनके हुक्मरान हैं, ये उनका इशू होना चाहिए था और है भी और रहेगा भी। लेकिन बाकी जो दुनिया है उसके नज़दीक ये उनका उस लेवल के ऊपर प्रायोरिटी रखने वाला इशू नहीं है। तो इसलिए उसमें शिद्दत में कमी आ रही है। एक नॉर्मल रूटीन की शक्ल इख्तियार उस मामले ने कर ली है, जो कि बहुत ही अफसोसकुन बात है और मुकाम है। हुक्मरानों से मुझे कुछ नहीं कहना कि उनसे कहना कुछ भी बेकार है, लेकिन एक चीज़ जो मैं आवाम से उनकी गोश गुजार कर सकता हूँ या उनकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ या उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि जो मगरबी कारपोरेशंस और उनकी प्रोडक्ट का बाइकाट शुरू किया गया उसका असर बड़ी शिद्दत से देखने में आया और बहुत सी जो कारपोरेशंस हैं इस वक्त दबाव का सामना कर रही हैं और ये दबाव छोटा दबाव नहीं है, बहुत शदीद दबाव है। उसकी मिसाल आप देख सकते हैं कि स्टारबक्स एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, कंपनी है, तेज़ी से दुनिया में तरक्की करने वाली कंपनियों में उसका नाम बहुत ऊपर है, जो जिसे हम स्टारबक्स कहते हैं। ये दुनिया में शुरू हुई थी गालिबन सियाटल से, वाशिंगटन स्टेट सियाटल में। तो ये कंपनी एक दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है जो तेज़ी से मंजर आम पे आई और पूरी दुनिया में इनके जो कॉफ़ी हाउसेस हैं इनको तकरीबन जो अभी इन्होंने डिक्लेयर किया है वो 10 प्लस यानी ऑलमोस्ट $11 बिलियन का यानी 11,000 मिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा जब से उन्होंने इसराइल या उसकी फ़ौजों की हमायत में बयान दिया। उसके बदले में जब बाइकाट शुरू हुआ, हालांकि उनके एम्प्लॉइज़ ने बाद में इसको जो कॉरपोरेशन ने जो हमायत का ऐलान किया था उससे उन्होंने रिट्रीट किया और जो उनके एम्प्लॉइज़ थे उन्होंने उसके उलट मौक़िफ़ जो है उसको इख्तियार किया और उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में जो है वो आवाज़ उठाई। लेकिन द डैमेज वाज डन। उसके नतीजे में स्टारबक्स को 11,000 मिलियन यानी 11 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा, जो कि तकरीबन अभी तक मज़ीद ये नुकसान बढ़ेगा
क्योंकि जब एक दफ़ा बाइकआउट किसी प्रोडक्ट का किया जाता है तो बहुत से लोग जो हैं वो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं, और कुछ टेम्परेरी छोड़ते हैं, कुछ हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। तो वो जो नुकसान होता है वो बहुत देर पा होता है किसी भी फ्रेंचाइज के लिए, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से वो क्लाइंटल बनाया होता है, वो कस्टमर पैदा किए होते हैं। अब वो दूसरे ब्रांड्स की तरफ चले जाएंगे। कॉफ़ी जो पीने वाले हैं उन्होंने कॉफ़ी तो पीनी है, और अगर वो स्टारबक्स की कॉफ़ी छोड़कर दूसरे ब्रांड की तरफ चले जाएंगे तो उसका जो परमानेंट लॉस होगा वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये तकरीबन 10 या उससे भी ज़्यादा % का नुकसान है इसको एक कंपनी के लिए। जो एक राइजिंग कंपनी हो उसके लिए ये जो नुकसान है ये कोई छोटा नुकसान नहीं है। इस नुकसान ने उस कंपनी की चूल्हें हिला दी हैं। इसी तरह मैकडोनल्ड है, इन्होंने फ्री उसको खाने ऑफर किए थे इसराइल के फौजियों को, अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। उनको भी जो नुकसान है वो काफ़ी खासा बड़ा नुकसान पहुंचा होगा, वो भी बिलियंस के अंदर होगा, यानी हज़ारों मिलियंस के अंदर होगा, और अभी तक उन्होंने उसका ऐलान नहीं किया। अब उसका जो नतीजा है वो देखने में ये आ रहा है कि उन्होंने अपनी जो फूड था उसके ऊपर बहुत सी उन्होंने जो प्रमोशंस हैं लगा रखी हैं, और बहुत सी जो कीमतें उन्होंने गिरा दी हैं ताकि उनका जो क्लाइंटल है वो कहीं और ना भाग जाए। इसी तरह नेस्ले और दूसरी कंपनियां हैं जिन्होंने इसका जो अवामी गुस्सा था उसका सामना किया और बाइकआउट का सामना किया। अभी वो बहुत सी कंपनियां जो है अपना नुकसान असेस कर रही हैं, और लेकिन उन्हें पेन जो है वो सबको महसूस हो रही है। जितनी भी फ्रेंचाइजीज थी, बड़ी कंपनियां जो भी निशाने पे आईं और जिन्होंने इसराइल का साथ देने का ऐलान किया, जब उन्होंने ऐलान किया उनके वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। वो तो आदी थे, पिछले जो अदवार गुजरे हैं, जो पिछले मौके गुजरे हैं, जहां उन्होंने अललान इसराइल का साथ दिया और कहीं किसी बड़े लेवल पे उनका बाइकाट ना हुआ, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ के जो सरमायादाराना निज़ाम है और जो सरमायादाराना निज़ाम को चलाने वाले लोग हैं, जो उसके सुरखील हैं, जो उसके अलम बरदार हैं, जो उसके मालिक हैं, उन्होंने उसके साथ खड़े होने को तरजीह दी और खड़े होने का ऐलान किया। उनको ये उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि इसके नतीजे में उन्हें क्या फेस करना पड़ेगा। ये अब सोशल मीडिया का दौर है, उसकी वजह से उनको इसका सामना करना पड़ा, और ये बड़ा ही कारगर टूल है। आप मगरिब की हर चीज़ को बेशक आप उसका मकाता नहीं कर सकते, आप उसका बाइकाट नहीं कर सकते, लेकिन आप जिन प्रोडक्ट्स को का आप मकाता कर सकते हैं, ये बाइकाट कर सकते हैं, उसका ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो पेन है ये बहुत डीप होती है और बहुत अरसा तक याद रखी जाती है। सरमायादाराना निज़ाम में सरमाया ही खुदा होता है, और जब वहाँ आप उसको सरमायादार को या एक फ्रेंचाइज को या एक कंपनी को जब आप उसके ऐसा पॉलिसी इख्तियार करें जिसके नतीजे में उसका जो रेवेन्यू है उसको जो है वो गुजंत पहुँचे, नुकसान पहुँचे, तो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। वी आर लिविंग इन ए कॉर्पोरेट वर्ल्ड। जो इस वक्त हम जिंदा हैं एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जिंदा हैं। जिन लोगों ने इस दुनिया पे कब्जा कर रखा है, इस दुनिया को गुलाम बना रखा है, वो उन्होंने कॉर्पोरेशंस बनाई हुई हैं, सामने कॉर्पोरेशंस खड़ी हैं और पीछे वो लोग हैं, चंद खानदान हैं जिन्होंने इस पूरी दुनिया का निज़ाम अपने कब्जे में ले रखा है, चाहे वो यूरोप हो या बाकी दुनिया हो या अमेरिका हो। जब अमेरिका और यूरोप का निज़ाम उन चंद खानदानों ने अपने कब्जे में ले रखा है तो बाकी दुनिया तो उनके लिए कोई मानी ही नहीं रखती। जहां मीडिया आज़ाद समझा जाता है या कहा जाता है, जहां जो बुनियादी हकूक हैं वो भी प्रोटेक्टेड हैं, बोलने की भी आज़ादी है, इसके बावजूद अगर उन खानदानों ने कॉरपोरेशंस बनाकर सारे की सारी पावर जो है वो कॉरपोरेशंस को ट्रांसफर कर दी है और कॉरपोरेशंस को पीछे बैठ के चला रहे हैं, अगर उन्होंने इस मुल्क के जो कौमें हैं जो अमेरिका की या यूरोप की, अगर उनको भी उन्होंने इनस्लेव कर रखा है या गुलाम बना रखा है, तो बाकी दुनिया तो किसी शुमार कितार में ही नहीं आती। तो इस वक्त आप जो बाइकाट जिन प्रोडक्ट्स का कर सकते हैं, प्लीज उनका जरूर कीजिए, कंटिन्यू रखिए। जिनके लिए मजबूरी है नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं, ना कीजिए। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट टाइम ये जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं ये बबांगे दोहल अल्लान, ये इसराइल की फेवर में कभी भी खड़े होकर अल्लान नहीं कर सकेंगी। इनको पता चलेगा कि जो कंज्यूमर है उसकी भी पावर है। इस वक्त दुनिया जो है एक नए फेज में दाखिल हो रही है। ये फेज बड़ा क्रूशल बन सकता है। ये जो कॉरपोरेशंस की ताकत है इसको गुजंद पहुंच सकती है, इसमें नकब लग सकती है। जब हमारा जो कंज्यूमर है जब वो ये बात समझ लेगा, अब ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो आगे बढ़ेगी।
इसके सिलसिले में भी मैं यहाँ पे टाइम आउट मूवमेंट जो है, इसका जो सेकंड फेज अमेरिका में शुरू करना चाहता हूं, वो यही होगा कि कंज्यूमर को सेंस दी जाए कि जो कुछ भी हो रहा है, जो भी ये कारपोरेशन के जरिए से दुनिया कंट्रोल की जा रही है, सरमायादाराना निजाम जो है, ये कंज्यूमर बेस्ड है इन रियलिटी। मैं बड़ा अरसा ये सोचता रहा कि ये जो कारपोरेशंस हैं, इन्होंने पूरी जो मुल्क हैं उनका निजाम अपने कब्जे में ले रखा है। इन्होंने हर जगह अपने पैर फैलाए हुए हैं। कारपोरेशंस हैं सामने, आगे बैंक हैं, बैंकों के हाथ में सारा कुछ है, बैंकों के पास लामहदूद पावर है पैसा जनरेट करने की या पैसा बनाने की। उनके ऊपर कोई कैद नहीं है, उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो जितना पैसा चाहे जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे वसाइल कैसे काबू करते हैं? जब आपको कर्जा देते हैं, कर्जा दे के ये आपको बांध लेते हैं। जब आपको बांध लेते हैं, उसके बाद आप जो भी करेंगे उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा, और उसके जरिए से ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। कर्जे के जरिए से पूरी दुनिया जो कंट्रोल की गई है, अगर उसको एक लाइन में आप समझना चाहें या बयान करना चाहें, तो ये जो कर्ज का निजाम है, इसके जरिए से पूरी दुनिया को कंट्रोल किया गया है। इसको कहते हैं डेट बेस्ड इकोनॉमी। ये जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी है, इट इज अ डेट बेस्ड इकोनॉमी। ये डेट जो इशू किया जाता है, दिया जाता है, उसके जरिए से पूरी दुनिया को कंट्रोल किया गया है। पैसा जो है वो फेक है, इसके पीछे कुछ नहीं है। जिस डिजिट्स हैं, कंप्यूटर के अंदर जनरेट किए गए डिजिट्स हैं, आप जिसको ये इख्तियार दे दें डिजिट्स जनरेट करने का, उसके पास लामहदूद पावर आ जाएगी। फिर वो हुकूमतों को भी कर्जा देता है वहां से डिजिट्स जनरेट करके। यही सिस्टम यूरोप में है, यही अमेरिका में है। ये हुकूमतों को जाली कर्जा देते हैं, अमेरिका की हुकूमत को कर्जा देते हैं। अमेरिका की हुकूमत और सियासतदान इसलिए उसको कबूल करते हैं क्योंकि जब भी उन्हें कर्जा चाहिए होता है, वो जाली कर्जा जो है, वो बैंक्स जो हैं, पूरा सिस्टम जो बैंकिंग का है, वो बैंकिंग कार्टेल के हाथों में है, बैंकिंग माफिया है। उन्होंने हुकूमत को ये कह रखा है कि आपको कोई परवाह नहीं है, आपको जितना पैसा चाहिए हम देते रहेंगे, क्योंकि वो जो पैसा है उसको ऑनर तो बैंक नहीं करना है या बैंकिंग सिस्टम ने करना है। तो बैंकिंग सिस्टम इन माफियाज के हाथों में है। ये कारपोरेशंस बनाई हैं, ये बैंक हैं सारे, और ये पूरी दुनिया को इस तरह से कंट्रोल करते हैं। वो जो हुकूमतें हैं, वो इसलिए आगे इनको कबूल कर लेती हैं कि ठीक है, जब हमें पैसा चाहिए तो बैंक जो हमें दे देते हैं, जो भी हमने करना है, जो भी हमें पैसा चाहिए या रोलिंग चाहिए, वो इन बैंकों के जरिए से होगा, जो भी होगा। तो इसलिए हम इनके साथ जो भी ये बात कह रहे हैं, हमें उसको मानने में कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। तो शॉर्ट वर्ड्स के अंदर अगर आम आदमी ये समझना चाहे कि ये दुनिया की जो पूरी की पूरी इकॉनमी है, ये कैसे चलती है, ये एक डेट बेस्ड इकॉनमी है। और जो हमारे यहाँ मुझे ये लगता है, इसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, कि वो जो दज्जाल का कॉन्सेप्ट है, वो इनफैक्ट यही कॉन्सेप्ट है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा शख्स लेटर ऑन कोई हम देखेंगे कि एक शख्स आएगा, उसके माथे पे वो आंख होगी और वो बड़ा द्योहिकल होगा और वो लोगों को मारेगा, जिंदा करेगा। ये मेरे ख्याल से वो ये एक इस्तारतन, ये लफ्ज़, ये जो इस्तारतन इस्तेमाल हुआ है, कोई शख्स ऐसा नहीं है, कोई एंटिटी या कोई वजूद ऐसा नहीं है जो बाहर आके खुदाई का दावा करेगा और हम उसको मान लेंगे। इनफैक्ट ये डॉलर ही मेरे नज़दीक दज्जाल है। इसके ऊपर हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो हमारे कारपोरेशंस हैं, पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में है। बैंकिंग कार्टेल जो है वो पूरी दुनिया के, जो अमेरिका में बैठे हैं और जो सेंट्रल लंदन में बैठे हैं, ये पूरी दुनिया को चला रहे हैं, कंट्रोल किया हुआ इन्होंने, और खुद साख्ता। और ये सारे का सारा जो सिस्टम है, इसके पीछे कुछ नहीं है, ये दुनिया का पूरा जाली सिस्टम है जिसके जरिए से पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जा रहा है। अब अगर आप ये देखें कि अगर दुनिया आगे नए फेज में जाती है, तो उसका जाने का ये एक बड़ा ही आसान तरीका है कि अब कंज्यूमर ये समझ ले कि जो भी हो रहा है उसके नाम पे हो रहा है, और असल ताकत तो कंज्यूमर है। जो समझने वाली बात है, ताकत एक कारपोरेशन, चाहे वो कोई बड़ी ताकतवर कारपोरेशन हो दुनिया जहान का, उसके पास पैसा हो या पैसा बनाने का इख्तियार हो, उसका इख्तियार उस वक्त पैदा होता है या आगे बढ़ता है जब ममालिक या लोग उससे कर्जा लेते हैं। वो उस वक्त उसके कब्जे में आते हैं। अगर आप उससे कब्जा न ले, उससे आप कर्जा ना ले, तो आप उसके काबू में नहीं आ सकते, उसके कब्जे में नहीं आ सकते। तो जो ही आप कर्जा लेते हैं, आप उन बैंकों के अपने आप को गिरवी रख देते हैं, आप उनके कंट्रोल में चले जाते हैं। तो अब अगर आप ये देखें कि कोई कारपोरेशन है, वो बड़ी अच्छी प्रोडक्ट बना रही है, बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट बना रही है, अगर आप वो उसका बाइकआउट कर दें और आप वो प्रोडक्ट ना खरीदें, तो वो कंपनी जो है वो दिनों में जमीन बोस हो जाएगी, उसकी पावर खत्म हो जाएगी। तो जो कुछ भी हो रहा है वो कंज्यूमर के नाम पे हो रहा है, जिसको हम अवाम कहते हैं या वोटर कहते हैं या कंज्यूमर कहते हैं।
अब कंज्यूमर में ये सेंस जब डेवलप हो जाए बहुत जल्द, जो कि मैं अमेरिका में शुरू करना चाहता हूं इसके ऊपर अवेयरनेस, कि कंज्यूमर जो है वो मोर पावरफुल है किसी भी कारपोरेशन से। अगर वो किसी भी कारपोरेशन की जो प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल न करे, इनकार कर दे, कोई भी बैंक है अगर लोग उससे कर्जा ना लें, उसको इस्तेमाल ना करें बैंक को, तो बैंक बंद हो जाएगा। वो चाहे जितना मर्जी पावरफुल हो, जितना मर्जी उसके पास पैसा हो। यही हाल कारपोरेशंस का है। इसको समझना भी बड़ा जरूरी है, टाइम आउट मूवमेंट की तरह। यह भी टाइम आउट मूवमेंट का एक हिस्सा है कि आपके नाम पे सारा कुछ हो रहा है, कंज्यूमर के नाम पे सारा कुछ हो रहा है। अब कंज्यूमर जब इस बात को समझ ले कि जो भी कारपोरेशन है, अब उसको जो असल ताकत है वो मैं मुहैया कर रहा हूं। क्यों? मैं उसकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा हूं। आप जब उसकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से इनकार कर देंगे या उसका बाइकआउट कर देंगे तो उसकी तो ताकत सारी की सारी खत्म हो जाएगी। ये एक नुक्ता है जिसको अब आगे बढ़ाना है और लोगों को यह बावर कराना है कि आप पावरलेस नहीं हैं। आम आदमी पावरलेस नहीं है, उसको यह बात समझनी है। ये सारे का सारा जो पासा पलटने जा रहा है, ये सोशल मीडिया की वजह से जा रहा है। सोशल मीडिया की वजह से ये जो है मुमकिन हो पा रहा है। इससे पहले जो आम मेन स्ट्रीम मीडिया था वो कंट्रोल था, इस वजह से लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते थे प्रॉपरली। जो पावरफुल लोग थे वही उसको प्रॉपरली इस्तेमाल करते थे, आम आदमी के इस्तेमाल में नहीं था। तो अब जो मीडिया है वो सोशल मीडिया की वजह से, आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक और कुछ जो दूसरी साइट्स हैं उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई। जो इसराइल के खिलाफ जो उभार आया था, लहर उठी थी, उसको कर्व करने की कोशिश की गई इन मीडिया हाउसेस की तरफ से। उसको अवाम ने अच्छा नहीं समझा, अवाम ने उसका भी प्रोटेस्ट किया। इससे उनकी वैल्यू नीचे गई ट्विटर पे और दूसरी जो हमारे मीडिया हाउसेस हैं, जो सोशल मीडिया के जो हमारे पास टूल्स हैं। अब अवाम जो है वो डिसाइड करेगी कि उसको क्या करना है। उसकी कॉन्शियसनेस अगले लेवल में जा रही है, बढ़ रही है। जो ही हम ये समझ लेंगे कि हर चीज जो कंज्यूमर के नाम पे हो रही है, तो कंज्यूमर के पास जो असल ताकत है वो कंज्यूमर के पास है। तो उसको ये इख्तियार होना चाहिए कि जब वो ये देखे कि उसके इख्तियारात जो हैं और उसकी जो पावर है वो खत्म हो रही है, या उसको बहुत ज्यादा गुलाम बनाया जा रहा है, या उसको समझ ले कि मजबूर महज बनाया जा रहा है, तो फिर वो अपनी ताकत को इन्वोक करे, इस्तेमाल करे, वो टाइम आउट दे। जो भी कारपोरेशन उसको गजन पहुंचा रही है, उसके मुफादात को, माली मुफादात को, जितने भी सियासतदान हैं वो पावरफुल के साथ खड़े होते हैं। अब ये टाइड बदलेगी जब लोग समझ लेंगे कि कंज्यूमर जो है वो ताकत है, तो उस वक्त ये टाइड जो है वो चेंज होगी। अब अगर आपने बाइकआउट किया है कुछ प्रोडक्ट्स का, आप इस बाइकआउट को कंटिन्यू रखें और कोशिश ये करें कि जो अपनी लोकल कंपनी की प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर उसमें आपको बेहतरी की गुंजाइश निकालें, उनसे साथ कम्युनिकेट करें कि वो अपनी जो प्रोडक्ट है जो आप लोकल आप बना रहे हैं, आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करें और उसको तरक्की देने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि मैं अपना पैगाम पहुंचाने में किसी हद तक कामयाब हुआ। और जो लोग वेस्टर्न प्रोडक्ट्स या अमेरिकन या यूरोपियन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं, जिन्होंने इसराइल का साथ दिया, आप उसको कंटिन्यू रखिए, आप उसको छोड़िए मत। इसका असर बहुत दूर तक जाता है। समझ लें कि यह सबसे ज्यादा इसका असर जाता है। किसी को बम मारने से उसका इतना नुकसान नहीं होता, वो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करता है, वो चीज नहीं भी खड़ी कर लेता है। जब आप उसकी जेब में हाथ डालेंगे तो सबसे ज्यादा उसको तकलीफ उस वक्त होगी। सरमायादार को इससे ज्यादा तकलीफ कभी नहीं पहुंचती जब तक आप उसकी जेब को हाथ डालेंगे, उसके सरमाए को नुकसान पहुंचाएंगे। यही उसकी ताकत है। सबसे ज्यादा तकलीफ उसको उस वक्त होती है। तो आप प्लीज इसको कंटिन्यू रखिए। अस्सलाम वालेकुम।